प्रिय विद्यार्थियों, पतंजलि आईएएस एकेडमी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम अर्थशास्त्र के एक अति महत्वपूर्ण खंड जिसका टॉपिक है राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय की अवधारणा, इसके बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत राष्ट्रीय आय की अवधारणा से करते हैं। पिछले चैप्टर में हम लोग देखे थे कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास दो तत्व हैं। आर्थिक समृद्धि को नापना है अगर, तो उसके मापक पैमाने होते हैं जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जीवीए जैसे टर्म होते हैं। इन्हीं टर्मों से मिला करके राष्ट्रीय आय की अवधारणा बनती है। तो राष्ट्रीय आय की अवधारणा में राष्ट्रीय आय क्या है, उसके पहले हम लोग ये देखेंगे कि राष्ट्रीय आय को मापा कैसे जाता है, राष्ट्रीय आय को मापने के तरीके क्या हैं। इस संदर्भ में जब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं तो किसी भी राष्ट्र क्षेत्र का, किसी भी देश का अगर राष्ट्रीय आय का आकलन करना है तो राष्ट्रीय आय को आकलन करने के लिए हमारे पास 3-4 मेजर वर्ड है। पहला वर्ड है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा टर्म है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। और तीसरा है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये थर्ड टर्म है। 3 चीजें हैं, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और तीसरा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। हमको जानना है कि अगर किसी देश का जीडीपी हासिल करना है, देखो जीडीपी के लिए देश होना जरूरी नहीं है। आप चाहें तो छोटी से छोटी इकाई, एक प्रखंड का भी जीडीपी निकाल सकते हैं, एक जिले का भी जीडीपी निकाल सकते हैं, एक राज्य का भी जीडीपी निकाल सकते हैं और एक देश का भी जीडीपी निकाल सकते हैं और पूरे विश्व का भी जीडीपी निकाल सकते हैं। लेकिन जीडीपी निकालने का मेन पैमाना क्या है, क्या क्या वर्ड इस्तेमाल रखना है, इसका परिभाषा से पता चल जाएगा। किसी खास भौगोलिक सीमा में, पहला टर्म क्या है कि किसी खास यानी निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा का मौद्रिक मूल्य का योग जीडीपी कहलाता है। इसमें अब देखो, इसमें क्या क्या चीजें जानना है। जीडीपी ज्ञात करने के लिए पहला टर्म आया खास भौगोलिक सीमा, मतलब जब तक से किसी क्षेत्र की बाउंड्री लिमिट नहीं होगी हम जीडीपी हासिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा नेशन भारत है तो भारत की एक सर्टेन बाउंड्री है, भारत का एक मैप है ना, मानचित्र है ना, लैंड लॉक एरिया है ना हम लोगों का कि कितना दूर में भारत फैला हुआ है। तो भारत का जो मानचित्र हुआ वो मानचित्र इसकी भौगोलिक सीमा हो गई। किसी वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष का मतलब समय, ड्यूरेशन को फिक्स करना पड़ेगा। सामान्य तौर पर इंडिया चाहे दुनिया के कई देशों में एक वित्तीय वर्ष का मतलब क्या है, एक वित्तीय वर्ष का मतलब हमारे यहाँ जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है वो है 1 अप्रैल से लेकर के जो सेशन चलता है वह 31 मार्च तक का सेशन है। हालांकि हमारे यहाँ भी अलग अलग है, आरबीआई का एनुअल ईयर अलग है, कृषि ईयर अलग है, लेकिन जो वित्तीय वर्ष होता है, जो हम लोग साल भर का रिकॉर्ड तैयार करते हैं, तो हमारा साल कहां से शुरू होता है, साल की शुरुआत होती है 31 मार्च से और साल का 1 अप्रैल से और साल का अंत होता है 31 मार्च तक। तो भारत के सीमा के भीतर 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच उत्पादन 2 प्रकार के चीजें होती हैं। क्या क्या? एक वस्तु और दूसरा सेवा। दोनों कैसे हैं? वस्तु मतलब अगर हम किसान हैं तो हम आलू बोए तो आलू को जमीन से निकाले तो हमारे द्वारा 50 केजी मान लो आलू उपजाया गया, तो ये वस्तु के रूप में उत्पादन हुआ ना। आलू क्या था? वस्तु था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम आपको कोचिंग पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, इसके बदले आपसे फीस ले रहे हैं।
एक टेम्पू चालक आपको यहां बैठा रहा है, वहां उतार दे रहा है। तो परिवहन क्या है? सेवा है। एक जगह से दूसरी जगह आपको पटना जाना है, आप ट्रेन का टिकट कटाए चल दिए, तो ट्रेन ने आपको क्या दिया? सेवा दिया। तो अर्थव्यवस्था में जो भी होता है वो दो ही चीजें होती हैं, या तो निर्माण किसी प्रोडक्ट का होता है, वस्तु का होता है, या तो किसी प्रकार की सेवा दी जाती है। यानी वस्तु और सेवा से मिल करके ही किसी भी सूरत हाल में, ठीक है, इसका निर्माण किया जा सकता है। तो अब आ गया उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा। मैं अंतिम वस्तु का मतलब इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे यहां प्रोडक्ट निर्माण के अलग अलग चीजें हैं। जैसे आप कचरा प्लास्टिक से लेते हैं तो प्लास्टिक एक रॉड बनता है, उस रॉड के जरिए फिर नेक्स्ट फेज में जाकर के उस रॉड से आप देखेंगे कि उस प्लास्टिक के जरिए बाल्टी बनाया गया, मग बनाया गया। तो हम मग का कीमत देखेंगे, किस चीज का कीमत देखेंगे? अंतिम वस्तु या अंतिम सेवा, उसका देखेंगे, उसका मौद्रिक मूल्य देखेंगे, मुद्रा में वैल्यू क्या है। जैसे अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम 1 घंटा पढ़ाए और हमको 150 रुपए पर घंटा क्लास मिलता है, तो हमारे द्वारा आपको एक सेवा दी गई, इस सेवा का मूल्य कितना था? तो मूल्य तो अनमोल है ज्ञान का, लेकिन फिर भी इसका एक पैसे में भी मूल्य था, कितना रुपए हमको मिलता है। तो उस मूल्य का मौद्रिक मूल्य मतलब मुद्रा में वैल्यू क्या है। हम 50 केजी आलू उपजाए, इसका मैटर नहीं है 50 किलो आलू का मुद्रा में वैल्यू कितना है। अगर 6 रुपए केजी बिकता है तो 300 रुपए हुआ उसका मुद्रा मूल्य, यही ना हुआ। तो उसको मुद्रा मूल्य का योग को जोड़िए तो योगफल मिलेगा, ठीक है, वही उस क्षेत्र का जीडीपी कहलाएगा। अब बात समझ में आई? किसी निश्चित भौगोलिक सीमा में, किसी निश्चित समय सीमा के भीतर, निश्चित मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं कुछ साल हो, 3 महीना का भी जीडीपी आप निकाल सकते हैं, 4 महीना का भी निकाल सकते हैं, 6 महीने का भी निकाल सकते हैं। तो एक निश्चित समय सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु या सेवा का मौद्रिक मूल्य का योगफल सभी लोगों के जोड़ दिया जाए तो हम लोग क्या हासिल करेंगे? जीडीपी हासिल करेंगे, सकल घरेलू उत्पाद हासिल करेंगे। सभी को ये परिभाषा याद रहेगा ना? एक निश्चित सीमा के भीतर निश्चित समय अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा का मौद्रिक मूल्य का योगफल उस क्षेत्र का जीडीपी कहलाता है। नेक्स्ट डे ये लाइन हम सभी से बुलवाएंगे। अब देखो पिक्चर में कहां ट्विस्ट फंसा हुआ है। ये तो तुम लोग जाना कि ये जीडीपी है। अब हम बढ़ते हैं जीएनपी। तो जीएनपी में क्या है कि बाकी सब फॉर्मेट सेम है। वहां देखना है कि किसी देश के नागरिकों के द्वारा निश्चित समय सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा का मौद्रिक मूल्य का योगफल। यहां था भौगोलिक सीमा। इस भौगोलिक सीमा के जगह पर अगर हम नागरिक शब्द का इस्तेमाल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? जीएनपी मिल जाएगा। राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्र किससे बनता है? नागरिक से। तो वहां नागरिकों का शामिल होगा। यानी जीडीपी में अगर कोई एक अमेरिका के कंपनी इंडिया में फैक्ट्री लगाया था और प्रोडक्शन किया था तो उसका कीमत भी शामिल था। लेकिन जब हम जीएनपी निकालेंगे तो हमारे देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा का मौद्रिक मूल्य होगा। मतलब कोई विदेशी कंपनी जो इंडिया में आके फैक्ट्री लगाई और कमाई, वो पैसा निकाल देंगे, वो बाहर चला जाएगा। तो ऐसा भी तो है कि हमारे देश का नागरिक भी जाके इंग्लैंड में पैसा कमा रहा है, हमारे देश के नागरिक भी जाके कुवैत में पैसा कमा रहे हैं और भेज रहे हैं। तो अगर भारतीय नागरिक विदेश में जाके धन कमाया तो उस धन को वापस लाके जोड़ेंगे, और हमारे देश में कोई विदेशी कमाया तो हम उसके द्वारा कमाई की गई राशि को अपनी अर्थव्यवस्था से निकाल देंगे। तो जो हमें प्राप्त होगा तो उसे हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे। क्लियर हुआ पिक्चर? इसी चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो ऐसे समझो, सकल राष्ट्रीय उत्पाद
किसी देश के नागरिकों द्वारा, मतलब जीडीपी में यही जो लाइन है ना सो अंतर करता है। किसी देश के नागरिकों द्वारा निश्चित समय अवधि के दौरान उत्पादित कुल अंतिम वस्तु एवं सेवा का मौद्रिक मूल्य होता है। इसमें देश के नागरिकों के द्वारा विदेशों में अर्जित मुद्रा को जोड़ते हैं। इसी तरह देश के भीतर विदेशियों द्वारा उत्पादित मूल्य को घटाते हैं। यानी एज ए इक्वेशन वाइज देखा जाए तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। यहां एक्स क्या है जो जोड़ना है, प्लस एक्स है, तो एक्स क्या है, एक्स है देशी नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, इसको जोड़ना है, हमारे नागरिक जो विदेश में कमाए हैं। एम क्या है, विदेशियों द्वारा देश में अर्जित है, मतलब माइनस एम है। एम को क्या करना है, घटाना है, तो कहां से घटाना है, ठीक है, घटाना है जो विदेशी भारत में कमाए। अगर ऐसा हो कि x बराबर एम देन जीडीपी बराबर जीएनपी, दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब अगर विदेशी इंडिया में आके 500 रुपए कमाए थे उसको निकाल दिए, और भारतीय नागरिक विदेश में जाकर के 500 रुपए कमाए थे उसको जोड़ दिए, तो जहां जीडीपी था वहीं पर रह गया। हालांकि ऐसा कोई अर्थव्यवस्था में प्रैक्टिकली नहीं होता है, परंतु हां अगर ऐसी स्थिति आए तो जीडीपी और जीएनपी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। कहा जाएगा, अगर क्वेश्चन पूछ ही दे कि जीडीपी और जीएनपी एक ही दर्शाता है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये होगा ऑप्शन ए बी सी डी जो भी दे तो ध्यान रखिएगा कि इसमें भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश में अर्जित आय और विदेशियों द्वारा भारत में उत्पादित आय दोनों समान होंगे। सॉरी, अब देखो यहां तक तो बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं तो और मजेदार तरीके से इन चीजों को हम लोग समझते हैं। तीसरे टर्म की बात करते हैं। जीडीपी और जीएनपी तो समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम है? कैसे पता चलेगा कि भारत के नागरिक विदेशों में कितना पैसा कमा रहे हैं? हाँ, इसके लिए हमारे पास सरकारी रिकॉर्ड है, क्योंकि विदेशों से जो पैसा भारत में आता है, चाहे कोई डॉलर में कमाए कोई दिनार में कमाए, तो उसके पास आरबीआई के पास हिसाब रहता है। भारत में भारत से बाहर से कोई भी छोटी से छोटी मुद्रा आएगी, मनी आएगी, तो ऐसा नहीं है कि वो भारतीय रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होता है। जो आया वही शामिल करेंगे, जो आया ही नहीं वो हमारा नहीं था। समझ गए? तो सरकार इसके लिए एक रिकॉर्ड, एक मैकेनिज्म रखी है। आरबीआई इसके ऊपर अच्छे से देखभाल करती है और वो डाटा आसानी से उपलब्ध होता है। आज आप भी चाहेंगे तो उस डाटा का यूज कर सकते हैं। अब देखो हम लोगों के पास आता है एनएनपी। एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब जीएनपी जिसको पता है उसको एनएनपी आसानी से मिल जाएगा। इसकी प्राप्ति के लिए जीएनपी में से मूल्य ह्रास यानी घिसावट को घटा दिया जाता है। जीएनपी में से घिसावट को घटा दिया जाता है। अब यहां घिसावट वर्ड अगर तुम लोग जानते हो, डिप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास यानी डिप्रिसिएशन। राष्ट्रीय आय, अब यहां पर रुक जाते हैं थोड़ा सा, देखो क्या चीजें हैं। अब यहां यह समझने वाली बात है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में इसको एकदम बहुत हम कॉमन सोच के लिए तुम लोग के एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैं तुम लोग को पढ़ाया, ठीक है, तो तुम लोग को पढ़ाने से हमको 1 घंटा पढ़ाने के लिए हम आए तो हमको 150 रुपीज मिला, ठीक है। इस 150 रुपीज में पढ़ाने के चक्कर में क्या कोई मेरा और दूसरा नुकसान हुआ? मेरा शरीर का बल्ब खराब हुआ, मेरे गला बैठ सकता है, तो अगर गला बैठ सकता है तो इसके इलाज पर भी कोई एक्स्ट्रा व्यय हो सकता है। और छोड़ो, ये तो हो गया कि फिजिकली, ऐसा भी तो होता है कि 150 रुपए कमाने के लिए अगर एक व्यक्ति 2 किलोमीटर मोटरसाइकिल का बाइक लेकर के जाता है चलाने के लिए, तो उसमें उसको बाइक में ईंधन भराना पड़ता है, फिर आने का ईंधन का वो चार्ज देता है, ठीक है। तो अगर देता है तो साथ में ईंधन तो खर्च हुआ सो हुआ, बाइक का भी तो कल पुर्जा घिस रहा है जो बाद में चल के जुड़ेगा। तो जितने भी प्रकार के हमको नुकसान उठाने पड़ रहे हैं वो इसका घाटा है।
समझ गए बात को? इसी को बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। कहां से मिलेगा? मतलब जब हम उसके नुकसान को उससे निकाल करके आमदनी देखेंगे तब फायदा हुआ। अगर मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूं और हमको 150 रुपए मिलता है, कोई आदमी दिन भर मजदूरी करने जा रहा है 200 रुपए जाता है, लेकिन ये 200 के लिए अगर वो 20 रुपए का ईंधन खर्च करता है, 20 रुपए के लिए उसके अलग से मेडिकल किट लेना पड़ रहा है, तो ऐसे में उसका वास्तविक लाभ कितना होगा? 150 माइनस 20 प्लस 20 माइनस 40 110 हुआ। वही ना उसका आय हुआ जिसको खर्च कर सकता है अपने लाइफ के लिए, जो उसका आमदनी हुआ। अब मान लो कोई आदमी है राहुल जैसा, घर में मिल लगा के रखा है। मिल का मतलब कौन? धान कुटने वाला मिल, जैसे चावल और भूसे को अलग किया जाता है। तो हम लोग तो सीधा बात ही देखते हैं कि अगर दिन भर में 100 केजी धान को कूटा तो इसको प्रति केजी 5 रुपए मिला तो 500 रुपए मिला। लेकिन ये 500 रुपए मिलने के दौरान जो इसका जाली था जिसमें से धान गिरता है, इसने चुन के नहीं दिया था, उसमें कोई आदमी पत्थर डाल दिया था, इसका जाली मार खा गया, तो इसको जाली 50 रुपए का बदलना पड़ा। तो 500 रुपए में से जो 40 रुपए का जो दूसरा घाटा हुआ वो तो निकालेगा तब ना इसका शुद्ध फायदा सामने आएगा। समझ गए बात? तो यही घटाना है। मतलब कमाने के दौरान जो गंवाए हैं उसको जब घटा देंगे और उसके बाद जो आमदनी बचेगा वो हमारा एनएनपी होगा। जीडीपी को पहले हम प्राप्त करेंगे। जीएनपी को प्राप्त करने के लिए जीडीपी को जानना जरूरी है और एनएनपी को प्राप्त करने के लिए जीएनपी को जानना जरूरी है, क्योंकि जीएनपी में से ही मूल्यह्रास को घटाना है। जो संभावित नुकसान है उसको कम करना है। तो अगर हम कम कर दिए तो हमें मिल जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। यही था जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी। ये तीन वर्ड, तीनों की कंठस्थ परिभाषा याद रखनी चाहिए। अब क्या है कि राष्ट्रीय आय चूंकि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। इसका कहना मतलब यह है कि साधन लागत किसी प्रोडक्ट के निर्माण के लिए कुछ चीजें खर्च करनी पड़ती हैं। जैसे एक किसान 100 केजी चावल उत्पादता है तो उसके लिए वो बाहर से बीज खरीदता है, उसमें फर्टिलाइजर का प्रयोग करता है, वहां पर इरिगेशन फैसिलिटी पर खर्च करता है। तो जो उसका साधन लागत लगता है उस लागत के ऊपर जो उसको इनकम होता है वही जीडीपी में शामिल होता है या एनएनपी के रूप में दिखाया जाता है। मतलब उसको हम लोग इसमें घटाते नहीं है, साधन लागत को नहीं घटाते हैं। साधन लागत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है हमें, वह राष्ट्रीय आय हो जाएगा। मतलब साधन लागत पर जो एनएनपी हासिल हुआ उसी एनएनपी को नेशनल इनकम कहा जाएगा। अगला टर्म यही है, पहले जाने जीडीपी। सिंपल परिभाषा, किसी क्षेत्र के भीतर निश्चित समय सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा का मौद्रिक मूल्य का योगफल जीडीपी था। जीएनपी में आए तो उस सीमा के भीतर विदेशियों की कमाई घटा दिए, भारतीयों के द्वारा विदेश में लाई कमाई को जोड़ दिए। जो डाटा मिला वो जीएनपी हुआ। जीएनपी को प्राप्त करने के बाद इस काम को करने के दौरान जो बाहरी घाटा दिखा, जो घिसावट हुई, जो मशीनी कल पुर्जे नुकसान हुए, उन सबको जब घटा दिए तो जो मिला वो राष्ट्रीय उत्पाद है। तो वो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। अब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को जब साधन लागत पर देखा जाता है, कितना लागत पर कितना पैदा हुआ, तो वो नेशनल इनकम हो जाता है। कितना लगाए तो कितना पाए। साधन लागत का मतलब यही है कि जितना लगाए, अगर हमने इस काम को करने के ऊपर 100 रुपए खर्च किए, हमारी कमाई 500 रुपए हुई, तो साधन लागत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होगा, जो एनएनपी होगा, वह किसी देश का राष्ट्रीय आय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय कहलाएगा। 2014-15 से पहले इस देश में जब भी कोई नापा जाता था पैमाना, तो इसी पैमाने का हम लोग बोलते थे कि भारत का जीडीपी आकार इतना है, भारत का जीएनपी इतना है, भारत का एनएनपी इतना है, भारत का राष्ट्रीय आय इतना है। ये सब हम लोग आकलित करते थे। लेकिन 2014-15 के बाद से ये जीडीपी शब्द से थोड़ा सा तौबा 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 का टाइम चला आया है। अब इस शब्द का प्रयोग कब होता है? जब भी किताब खोलिएगा तो उसमें आता है जीवीए, ग्रॉस जो है सो जो वैल्यू एडेड, जीवीए सकल मूल्य वर्धन, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, सकल मूल्य वर्धन। अब बोलोगे कि क्यों लाया गया? तो चूंकि अर्थव्यवस्था को मापने के लिए 3 क्षेत्र मुख्य भूमिका निभाते हैं। आप पहले भी उसको पढ़ चुके हैं। क्या क्या चीजें? कि
पहला क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इकोनॉमी को 3 भाग में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि और उससे जुड़ी हुई क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र जिसके अंतर्गत इंडस्ट्री, विनिर्माण, उद्योग, गैस, जलापूर्ति ये सब आते हैं, और तीसरा तृतीयक क्षेत्र जिसमें सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र हम लोग बोलते हैं। तो तीनों क्षेत्रों का चूंकि अलग अलग योगदान है, तो इन तीनों क्षेत्रों में कितना कितना कमाई हुआ उसका वैल्यू जो डाला जाता है उसे हम लोग जीवीए कहते हैं। अब पहले इन तीनों क्षेत्रों का योगदान अलग निकालना पड़ता था और जीडीपी जीएनपी को अलग निकालना पड़ता था। अगर जीडीपी जीएनपी को ही इसी क्षेत्र के आधार पर तोल दें तो सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। समझ गए बात। अब हमने चूंकि हम प्राइमरी क्षेत्र में बताए हैं कि अर्थव्यवस्था को अध्ययन के दृष्टिकोण से 5 क्षेत्र में बांटते हैं, लेकिन जब अर्थव्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं, आकलन रिपोर्ट 3 क्षेत्र पर तैयार करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में बांटते हैं। तो अब आप धीरे धीरे भूल जाइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार जीडीपी में आपसे पूछेगा। अब जितने डाटा आ रहे हैं सब डाटा में यही क्वेश्चन रहेगा कि झारखंड का जीवीए इतना है, झारखंड का जीवीए इतना है। तो जीवीए का मतलब टेंशन नहीं लेना है, यहां सेम परिभाषा है, लेकिन पहले जोड़ते थे उत्पादन, अंतिम वस्तु एवं उसका मौद्रिक मूल्य के योगफल पर। अब सेक्टर वाइज अलग अलग आकलन करेंगे कि पशुपालन का कितना हुआ, कृषि का कितना हुआ, मछली पालन का आकार कितना था, वन का आकार कितना था, खनन का अधिकार कितना था, और उस सब को जोड़ दिए तो प्राथमिक क्षेत्र का टोटल डाटा मिल गया। विनिर्माण, हम विनिर्माण आप बहुत कायदे से हमने आपको समझाया है। विनिर्माण क्या है? विनिर्माण का मतलब है विशेष तरीके से निर्माण। जैसे आप लकड़ी है तो वन है तो प्राइमरी सेक्टर में है, लेकिन लकड़ी के काट के बढ़िया से खूबसूरत पलंग और टेबल बना करके बॉल बत्ती लगा करके एकदम जो नाइट पार्टियां करने के लिए लोग बनाते हैं, कैंडल डिनर और क्या क्या टेबल के रूप में जब फर्नीचर कन्वर्ट कर दिए तो ये क्या हो गया? वो इंडस्ट्री हो गई, वो विनिर्माण हो गया। ठीक है, तो उनको हम लोग शामिल कर लिए। यहां कहने लगे द्वितीय क्षेत्र का मतलब वही चीजें हैं। तो जब हम अर्थव्यवस्था को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के योगदान के आधार पर मापते हैं तब हम उसे सकल मूल्य वर्धन कहते हैं। एकदम क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और लाते हैं आपके पास क्या चीजें। अब सवाल उठता है कि जब आपके पास सब साधन मिलिए गया, पता ही चल गया कि जीडीपी क्या है, सॉरी जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, चाहे मान लीजिए जीवीए क्या होता है। जब सब क्षेत्र जान गए तो सब क्षेत्र का अल्टीमेट लक्ष्य क्या था? फाइनल लक्ष्य तो यही ना हम लोग को हासिल करना था कि हमारे देश का नेशनल इनकम कितना है, राष्ट्रीय आय कितना है। तब आ गए उस टॉपिक के ऊपर कि भारत का राष्ट्रीय आय कितना है। तो राष्ट्रीय आय कहते हैं कि भारत में साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, साधन लागत पर एनएनपी जो हासिल होता है उसे किसी देश का राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, मतलब एनएनपी ऑन द फैक्टर कॉस्ट, जो साधन लागत मतलब जो उसके उत्पादन में जो खर्च बैठा उसके ऊपर जो हासिल होता है उसे हम कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन यहां पर यह है कि किसी देश के जब हम राष्ट्रीय आय को नापेंगे तो कैसे नापेंगे? तब देखिए क्या कहता है। राष्ट्रीय आय से अभिप्राय एक राष्ट्र की एक वर्ष में आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग से होता है। मतलब पहला लाइन यही है कि राष्ट्रीय आय का अभिप्राय एक राष्ट्र, एक वर्ष, आर्थिक गतिविधि, वस्तु एवं सेवा का उत्पादन, उसका मुद्रा में मूल्य, उसका योग, ये 6 टर्म से होता है। इसमें उन समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों को शामिल किया जाता है जो देश के सामान्य निवासियों द्वारा घरेलू सीमा में अथवा इसके बाहर रहकर उत्पादित की जाती है। इसमें विदेशों से अर्जित साधन आय को भी शामिल किया जाता है। इसे राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। मतलब ये परिभाषा राष्ट्रीय आय की जीएनपी से मिलती जुलती है। ठीक है, कि एक सर्टेन एरिया के नागरिक एक सर्टेन ईयर, और इस ईयर में इस देश के नागरिकों के द्वारा देश के भीतर
या देश के बाहर द्वारा अर्जित आय का जो जोड़ है वह क्या है? वह राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय आय को कैसे कैसे लिखा जा सकता है, तो देखिए राष्ट्रीय आय को निरूपित कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें, क्वेश्चन इसी से बनता है। यहीं से राष्ट्रीय आय को मुद्रा में मापा जाता है। पूछेगा कि राष्ट्रीय आय के संदर्भ में कौन कौन सा कथन सत्य है, कौन कौन सा कथन असत्य है, तो उसमें आपको इतना बात ध्यान रखना है। राष्ट्रीय आय को किस में मापा जाता है? मुद्रा में। मतलब इसमें वस्तु का कोई वैल्यू नहीं है, काम का कोई वैल्यू नहीं है, काम का पैसा में क्या वैल्यू है वही अर्थव्यवस्था दिखाता है। दूसरा चीज कहता है कि राष्ट्रीय आय को मुद्रा के रूप में नापा जाता है। इसमें अंतिम वस्तु एवं सेवा के मूल्य को ही शामिल किया जाता है, न कि मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को। जैसे कि हम आपको बताए कि देखिए बहुत एक हाई टेम्परेचर पर एक प्लास्टिक का रॉड तैयार किया गया, तो प्लास्टिक का एक मतलब रॉ मटेरियल तो विकसित करके रख लिया गया, लेकिन उस प्लास्टिक से अगले चरण में क्या बनाया गया? प्रोडक्ट बनाया गया, मग बनाया गया, बाल्टी बनाया गया या कुछ बनाया गया। तो मग के कीमत को हम लोग देखते हैं, वो बीच के प्लास्टिक के कीमत से हमको कोई लेना देना, हम कोयले की कीमत नहीं देखते हैं। कोयला को जब बिजली बनाए तो बिजली सब कै रुपए मीटर के, हमारे यहाँ जो मीटर बैठा हुआ है उसमें कैसे भुगतान कर रहे हैं, उसका क्या कॉस्ट है, उसका बिल हम जोड़ेंगे। हम बेसिक चीजों पर नहीं जोड़ेंगे कि वो कहाँ से आया। हम लकड़ी का बिल नहीं देखेंगे जो जंगल में से लाएंगे, हम पलंग का रेट देखेंगे। अंतिम वस्तु उस रॉ मटेरियल से हम कपास की कीमत इसमें नहीं जोड़ेंगे। कपास से जो कपड़ा बना, और कपड़ा में भी अगर रेडीमेड कपड़ा सिलावल पैंट शर्ट बना तो उस पैंट शर्ट की कीमत को अर्थव्यवस्था में जोड़ा जाता है। बीच के रास्ते में क्या हुआ, के सूत काटा, के इसका धागा बनाया, के इसको कलर किया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जब टोटली प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ तो इसका मार्केट प्राइस क्या था। दैट इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी, नेशनल इनकम, ध्यान रखना है। दूसरी पॉइंट, तीसरी पॉइंट को कहता है राष्ट्रीय आय में पुरानी वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है। जो पहले से है उसे हम नहीं, जो नया बना वही राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा। फिर कहता है घरेलू सेवाओं, कपड़ा धोना, खाना बनाना अथवा कार्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। इसीलिए महिलाओं की स्थिति खराब है, ठीक है, क्योंकि इनकी कारोबार की बड़ी पृष्ठभूमि यहां से छुपी है। वित्तीय परिसंपत्ति, अंश पत्र या ऋण पत्र अगर कोई है आपके पास, का क्रय विक्रय राष्ट्रीय आय से बाहर रखा जाता है, क्योंकि ऐसी क्रियाओं से चालू उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती। मतलब अगर कोई हमको, हम अर्थव्यवस्था को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, अगर हमने किसी को दिया है कि आप इस चेक अपने पास रखिए, बहुत जरूरी होगा तो आप हमसे पूछ के लगा लीजिएगा, ठीक है। कोई हमको भी चेक दे करके रखा है, लेकिन उस चेक का रुपया में कन्वर्सेशन हो ये नहीं रहा है, वो इकोनॉमी में रोल प्ले कर ये नहीं रहा है, तो क्या उसे हम इकोनॉमी में शामिल करें? विश्वास दिलाने के लिए जो ऋण पत्र और अंश पत्र का हिस्सा दिया हुआ रहता है वो अर्थव्यवस्था का पार्ट नहीं होता है और उसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा नहीं जाता है। इसी को ध्यान रखना है। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत देश के सामान्य निवासियों द्वारा विदेशों में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है, इसको शामिल किया जाता है। इसमें हस्तांतरण भुगतान जैसे पेंशन, वजीफा, भत्ता ये सब शामिल नहीं होते हैं। नेशनल इनकम में पेंशन को शामिल नहीं किया जा सकता है, किसी को दान दिया गया उसे शामिल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो नेशनल इनकम को इतना तरीके से लिखा जा सकता है। पूछता है कि किसी देश के राष्ट्रीय आय में कौन सी इकाई बाहर रहती है, कौन सी इकाई शामिल की जाती है, तो ये जो पॉइंट थे एग्जाम के दृष्टिकोण से मेन पॉइंट जो थे वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब देखो बात उठता है कि राष्ट्रीय आय का निर्धारण विधि, राष्ट्रीय आय का निर्धारण विधि। तो राष्ट्रीय आय को दो मूल्य पर हम लोग नापते हैं, एक को बोलते हैं चालू मूल्य और दूसरा को बोलते हैं स्थिर मूल्य। चालू मूल्य मतलब अभी बाजार में कौन सामान कै रुपए मिल रहा है और उसका बाजार में कै रुपया बराबर वैल्यू है, उस पर एक इकोनॉमी को नापा जाता है। लेकिन जो होता क्या है कि जो चालू में नापा जाता है ना उसमें बड़ा फ्लैक्चुएशन होता है। देखते हो एक ही दिन में कल टमाटर लेने जाओगे तो 80 रुपए किलो और आज लेने जाओगे तो 60 रुपए किलो।
अगर बाजार में आज मान लो कोई दुकान नहीं खुला हुआ है तो सामान्य चप्पल को भी लोग 200 रुपए में दे देते हैं, लेकिन जब मार्केट ओपन रहता है तो अगले दिन उसके प्राइस में, तो जो वर्तमान प्राइस होती है, जो चालू मूल्य होती है ना, उसमें बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएशन होता है और इस फ्लैक्चुएशन के चलते उसको विश्वसनीयता प्राप्त नहीं होती है, उसमें ज्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं होती है। इसीलिए प्रत्येक राष्ट्र अपने अर्थव्यवस्था के लिए एक बेस ईयर तय करता है कि किस साल से हम अर्थव्यवस्था को नापें। उस बेस ईयर से जब इकोनॉमी को नापते हैं तो जो मूल्य प्राप्त होता है उसे हम स्थिर मूल्य कहते हैं। इंडिया के संदर्भ में इसके पहले 2004-5 के कीमत पर अर्थव्यवस्था को नापा जाता था, अभी उसको बढ़ा करके 2011-12 पर नापा जा रहा है। मतलब अगर हमने एक घड़ी खरीदा, घड़ी एक प्रोडक्ट है और इसका मुद्रा का अंतिम मूल्य तय है, तो 2011-12 में इसका प्राइस क्या था, उस कीमत पर इसके नापा जाएगा, तो माना जाएगा कि हमको जो मूल्य मिलेगा वो रियल मूल्य होगा। क्योंकि 5 साल हम लोग मान लेते हैं एक प्रकार से कि फ्लैक्चुएशन का ही काल है, इकोनॉमी को सेटल होने में टाइम लगता है। कोई बाजार में प्रोडक्ट नया नया आता है तो बहुत हाई कीमत होती है, जब उसका रिचेबल जो चारों तरफ हो जाता है, सबके तक पहुंच हो जाता है, तो उसके कीमत का सामान्यीकरण हो जाता है। तो वास्तव कीमत इसका क्या हो, ये तय करने के लिए स्थिर मूल्य इकाई है। तो ये लगातार बदलते रहता है। पहले 90-91 था, बाद में लोगों को लगा कि ठीक नहीं है तो 2004-5 किए, बाद में लगा कि भी ठीक नहीं है तब उसको बढ़ा के 2011-12 किए, अब 2020 आया तो भी हो सकता है कि हम लोग 2016-17 को बेस प्राइस मान लें। मतलब ज्यादा पीछे नहीं जाना है, लेकिन हाँ जो तुरंत के उथल पुथल इकोनॉमी में है उनको बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना है, यही दोनों में अंतर है। तो अर्थव्यवस्था के प्राइस को जब तय करने के लिए जाएंगे तो एक चालू मूल्य है और एक स्थिर मूल्य है। चालू कीमत पर जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्य पर मापा जाता है तो इसे चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहा जाता है। मतलब यहां देखिए, प्रचलित बाजार मूल्य पर अगर अर्थव्यवस्था को नापें तो उसे हम चालू मूल्य पर राष्ट्रीय आय करेंगे, ये विश्वसनीय नहीं है, ये मौद्रिक आय है। विश्वसनीयता के लिए हम क्या करेंगे, स्थिर कीमत पर। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान एक राष्ट्र के सामान्य नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है, जिसे किसी आधार वर्ष के मूल्य पर मापा जाता है। इसे ही वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं। भारत का वर्तमान आधार वर्ष क्या है, 2011-12 है। ठीक है, 2011-12 में जो प्राइस वैल्यू है इसके आधार पर जो हमारा नेशनल इनकम फाउंड होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय कहेंगे, और वो वास्तविक राष्ट्रीय आय होगा। मतलब 2011-12 पर प्राप्त आय वास्तविक राष्ट्रीय आय है, स्थिर मूल्य पर आय है, जबकि करेंट प्राइस पर जो हम इकोनॉमी को नापते हैं, चालू वर्ष में नापते हैं, ये हमारा चालू राष्ट्रीय आय है, जिसमें उतार चढ़ाव के कारण इसकी विश्वसनीयता कमजोर मानी जाती है। कहते हैं कि स्मरण रहे कि प्रचलित बाजार मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय में से जब मुद्रास्फीति के वृद्धि दर को घटा दें, मतलब जो महंगाई है, अब तो हमें स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आज हम मोबाइल को 100 रुपए में खरीदें, इस मोबाइल को कितना इसमें महंगाई दर बढ़ी हुई है, जितना महंगाई दर बढ़ी हुई है उस महंगाई रेट को इसमें से घटा दें। मान लिया 12 रुपए महंगाई के कारण है तो 88 रुपए है, तो जो स्थायी रहेगा वो स्थिर मूल्य को प्राप्त दर्शाएगा। अर्थात प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर का मूल्य स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के मूल्य की अपेक्षा अधिक होगा, और यह अंतर मुद्रास्फीति के दर के मूल्य के बराबर होगा। कहने का अर्थ यहां पर आप बहुत कॉमन तरीके से 1-2 पॉइंट में अगर इन चीजों को समझना चाहते हैं तो इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, एक छोटे से डाटा के जरिए हम आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग एक प्रोडक्ट खरीदे